ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर दीपाली जी का। आप आयुर्वेदाचार्य हैं। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है, त्वचा संबंधी रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सब साथ को कराएं। सभी को ओम। जी ओम, धन्यवाद दीपाली जी का, जो कि हमारी एक इस समूह की स्थायी फैकल्टी हम कह सकते हैं कि है। अब पहले भी कई बार आपका मार्गदर्शन और विशेषज्ञता का लाभ हम लोगों को मिला। डॉक्टर दीपाली जी का जो अनुभव है वो तीन एक तरीके से त्रिभुज की तरह से है। उनका जो एकेडमिक लर्निंग है वो मुख्य रूप से गुजरात में हुई। घटनानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से उन्होंने BAMS किया, जामनगर यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी की ट्रेनिंग भी गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल से की। उसके बाद दिल्ली में वो काफ़ी लंबे समय तक रहीं और मेडिकल ऑफिसर के नाते तो उन्होंने वहीं पर काम किया था। उसके बाद दिल्ली में वो बसंत विहार के अंदर न्यूट्री हेल्थ क्लिनिक में उन्होंने कुछ समय के लिए काम किया डॉक्टर शिखा शर्मा के साथ। उसमें कुछ जो उनको अनुभव आया, फिर उसके बाद न्यू सरस्वती हाउस पब्लिकेशन दरियागंज में काम किया। और अभी एक बल्कि जैसे मैंने कहा कि वो स्थायी फैकल्टी है, हमारे साथ भी कई बार वो महिला पतंजलि योग समिति में द्वारका में के साथ जुड़कर विभिन्न विषयों के ऊपर उनके लेक्चर्स हमको सुनने को मिले। 2005 से 2022 तक आप दिल्ली में रहीं और उसके बाद 22 के बाद से वो आयुर्वेदिक क्लिनिक अपना बॉम्बे में चला रही हैं। उसके साथ साथ एक अच्छी बात है जो आप सब लोगों के लिए उपयोग की है कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी दे रहे हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में वेट लॉस, हेल्दी डाइट, हीलिंग डाइट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इत्यादि भी वो लगातार, जो कि हम लोगों के लिए ब्लड ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे ऐसे विषय हैं जो हम सब लोगों के लिए दैनिक आधार पर बड़े उपयोगी भी। क्योंकि समय ऐसा था, ये मौसम ऐसा था, तो इसलिए जो चर्चा हुई उसमें ये रहा कि आप स्किन से जुड़ी जो बीमारियां हैं, जो कि आमतौर पर इस समय में बरसात के समय में हो जाती हैं, उसके संबंध में हम लोगों को गाइड करें। आप शरीर विज्ञान से संबंधित ज़्यादातर विषयों में अपनी बात विशेषज्ञ हैं, परंतु इस समय हमने आपसे अनुरोध किया कि आप स्किन के बारे में आप कुछ बताएं। तो मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं डॉक्टर दीपाली जी का और उनसे अनुरोध करता हूं कि अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सरोज जी, अनिल जी, दीपशिखा जी, ज्योति जी। मैं यहाँ पे बार बार आती रहती हूँ, तो अब बुलाते हैं, अच्छा लगता है। मतलब कुछ अच्छा ही काम करते होंगे कि आप बुलाते हैं, तो थैंक यू सो मच। ज्यादा और बातें नहीं करते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चर्म रोग। चर्म रोग और आयुर्वेद बहुत पुराना नाता है और बहुत लंबा नाता है, क्योंकि ये एक ऐसा है जो आप मेडिसिन लिया ठीक हो गया, 1 महीना दवाई किया ठीक हो गया, नहीं हो सकता है। सबसे पहले ये अपने दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लीजिए कि आज दवाई लिया और ठीक हो गया। स्टेरॉइड लेने से तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा अ, वापस जल्दी आएगा। आयुर्वेद या होम्योपैथी जो अलग मेडिसिन इफेक्ट कल्ट और होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट वो मूल से जाता है। तो चर्म रोग के लिए अगर मैं बताऊं तो आयुर्वेद में नॉर्मली बहुत पुराने ही पेशेंट्स आते हैं। नया नया होता है तब नहीं कोई आता है, अदरवाइज होम रेमेडीज से ही काम हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं, क्यों होता है। जैसे हमारे अनिल जी ने बताया, सबसे पहले इस मौसम में होता है, इंसेक्ट बाइट से होता है। आ, सबसे ज्यादा जो चर्म रोग का कारण होता है वो होता है विरुद्ध आहार। दूध के साथ दही, दही के साथ सिरका, चावल के साथ सिरका,
ऐसे जो ऑपोजिट आहार बोले गए हैं आयुर्वेद में, उसको लेने से लॉन्ग टर्म के बाद, वो तुरंत नहीं होगा। आज अगर मैंने पाइनएप्पल मिल्क शेक पी लिया है, राइट, या स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी लिया है, वो मुझे आज उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। अगर मैं ऐसी ही चीजें कंटिन्यूएशन में करती रहती हूँ तो आगे चल के वो स्किन डिसीज होने का एक मेन कारण बन जाता है। तो सबसे मेन अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो विरुद्ध आहार। दूसरा, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, देश की वजह से, काल की वजह से, समय की वजह से। जैसे अगर देश की वजह से बोलूं तो अगर आप नमी वाले एरिया में रह रहे हो और आप और उसके ऊपर चिकनाई वाली चीजें खा रहे हो तो भी होता है। तो ये अलग 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 तरीकों से होता है। अब जब तक होता है तब तक वो हम कारण उसको निकाल चुके होते हैं, तो उस पे अभी इतना ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं। वो हम यंगस्टर को ज्यादा सिखाएंगे और किसी दिन वो उस टॉपिक पे अलग से ही लेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है। आयुर्वेद में चर्म रोग तो अगेन वात पित्त कफ के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वातज, पित्तज, कफज, यही सारी चीजों से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बट मैं आज आपको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के हिसाब से समझाना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग उसी नामों से परिचित हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे वातज चर्म रोग, पित्तज चर्म रोग, वात कफज, कफ वातज वैसा है, तो जो आपको समझ में उतना नहीं आएगा। तो हम जो मेन अभी के जो होते हैं, जिस नाम से आप परिचित हैं, वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं डर्मेटाइटिस, एक्जिमा। क्या होता है एक्जिमा? खुजली आना, ड्राई स्किन हो जाना, रैशिश हो जाना, वहां पे सूजन हो जाना उस पोर्शन पे। नॉर्मली अगर मैं बैठी हूँ घर पे बैठे ऐसे ही आपको खुजली आ रही है हाथ पे, बगल में, साइड्स पे, तो वो खुजली आना, तो उसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस। उसके बाद आता है उससे थोड़ा सा आगे का हाइव्स, वहीं पे जाला जैसा बन जाता है। अगर आप उस चीज को देखेंगे जहां पे खुजली आ रही है, वहां पे आपको स्पाइडर का जाला कैसा होता है वैसे डिजाइन दिखना शुरू हो जाएगी, दैट कॉल्स हाइव्स। उसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं। वो थोड़ा सा एक एडवांस स्वरूप होता है एक्जिमा और डर्मेटाइटिस का। शुरुआत नॉर्मली यही वो खुजली से होती है। उसके बाद आती है हमारा जो बहुत हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं, दांत खाज खुजली। दाद मतलब रिंग वर्म्स। यही खुजलियां जो होती है, अगर आपको रिंग वर्म के शेप में दिखती है, शेप वाइज होती है, गले पे होती है, प्राइवेट पार्ट्स में होती है, जॉइंट्स में होती है, तो वहां पे वो दाद बोला जाता है, रिंग वर्म्स बोला जाता है। अब इन सारी चीजों में मेन डिफरेंट क्या है, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, अर्टिकेरिया है, या फिर दाद है ये, राइट, जिसको हम रिंगवर्म्स बोलते हैं। अगर अर्टिकेरिया रहता है, अगर सिंपल खुजली रहती है, तो एक तो वो होती है कोई फूड एलर्जी की वजह से होती है, सडनली हुई होती है आपको। अभी तक आप बिल्कुल ठीक है और बैठे बैठे किसी मच्छर ने काट दिया, कोई छोटे जीव जंतु ने काट दिया, या जैसे कई बार एप्पल आपने खा लिया, कई बार सिट्रिक फूड अनानास आपने खा लिया, तो इन सारी चीजों से पहले एकदम से एलर्जी होती है। एक एप्पल काटा, घर के 4 लोगों ने खाया, किसी को नहीं हुआ, किसी एक को ही खुजली हो रही है। कई बार पालक खाने से हो जाती है, क्योंकि पालक के ऊपर जो लेयर्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसकी वजह से उसमें कोई जर्म्स होते हैं, या अभी तो इतने सारे यूज होते हैं खेतों में सारी चीजें, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बट सबको नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सबका इम्यून पावर अलग अलग होता है। आपके बॉडी में आपका इम्यून पावर अगर उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करेगा, तो हो सकता है कि आपको नहीं होगा, बट अगर करेगा तो आपको नहीं होगा, और अगर नहीं करेगा तो आपको वो खुजली का इफेक्ट हो जाएगा। तो ये मेन चीज रहती है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करवाए तो मैं आपको डिफरेंशिएट बता पाऊँ। मैंने आपको को होस्ट बनाया है मैडम, आप कर सकते हैं। ओके, ओके, जस्ट मिनट। नहीं, इसमें नहीं दिखा रहा है मेरे को। अच्छा ठीक है, आ गया।
दिख रहा है आपको मेरा शेयर स्क्रीन? नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहा। शेयर आपका आ रहा है सामने? नहीं भाई, मैं कह रही हूँ शेयर नहीं आ रहा है मेरा। हाँ, अब आया आपके पास? जी जी, आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये जो मैं अभी बात कर रही थी, एक्जिमा और सोराइसिस, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, सोराइसिस और एक्जिमा। सोराइसिस एक बहुत बड़ा डिसीज है, एक्जिमा, अर्टिकेरिया, डर्मेटाइटिस थोड़ा सा शुरुआती डिसीज है। अगर आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है ना सबको? दिखाई दे रहा है इमेज? हाँ, दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको आप मैक्सिमम उसमें कर जूम करूं? दीजिए। हाँ, मैक्सिमम वाला बटन जो है ठीक। क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें ये जो एक्जिमा होता है, इसमें ऐसे खुजली होती है, ठीक है, शरीर पे। अब जो सोराइसिस होता है वो उसका आगे का डिसीज होता है, दैट इज ऑटो इम्यून डिसीज। इसका आप रूप देखिए, अगर आप देखेंगे ना तभी इसको समझ में आएगा कि ये कैसा दिखता है और ये कैसा दिखता है। बाकी बोलने के लिए तो वही होता है, इन्फ्लामेशन, रेड, ड्राई स्किन, इची स्किन, दिखता सब में वही है, पर जब हम देखते हैं, ठीक है, तब उसका डायग्नोसिस बदल जाता है। ये होता भी अलग तरीके से है। अगर मैं अर्टिकेरिया बोलूं या डर्मेटाइटिस बोलूं, ये नॉर्मली फूड एलर्जी की वजह से होता है या इंसेक्ट बाइट की एलर्जी की वजह से होता है। जो रिंग वर्म्स होते हैं, जो जो दाद हम जिसको बोलते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन होता है। वो किसी खाने की वजह से या कोई एलर्जी की वजह से नहीं होता है, वो फंगल इन्फेक्शन ही है। वो क्लिनजीनेस पे ज्यादा जाता है। अगर आप क्लींस उस पोर्शन को नहीं करते हो, वहां पे आप हाइजीन नहीं मेंटेन करते हो, तो वहां पे वो ज्यादा रहता है। सोराइसिस जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वो बॉडी के अंदर से जो इम्यून सिस्टम, मैंने बताया कि किसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उसको थोड़ा कम इफेक्ट करता है, जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा लो हो जाता है उसको जल्दी इफेक्ट करता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। सोराइसिस थोड़ा लंबा खींचता है, विंटर्स में ज्यादा होता है, ड्राई स्किन ज्यादा रहती है, लेग्स पे, हैंड्स पे, वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, और अच्छे खासे लोगों में सोराइसिस देखने को मिलता है, ठीक है। उसका एक सबसे मेजर रीजन आज के जमाने का, जो हम लोगों ने वो देखा हुआ है कि आज के जमाने में सबसे ज्यादा उसका मेन रीजन होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर आप अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं तो सोराइसिस बढ़ता है। तो सिर्फ अगर आप ऐसे सोचे कि मेडिसिन ले लेने से ठीक हो गया, ये नहीं होगा। उसके साथ आपको अपने आप को काम डाउन वाली एक्टिविटी, मेंटली पीस, ये सारा भी थोड़ा इफेक्टिव रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अप्लाई द क्रीम, उसके ऊपर क्रीम लगाओ, ऑयल लगाओ, मेडिसिन इंटरनल लो, उससे फर्क पड़ेगा और वो लेना ही पड़ेगा। सिर्फ मेंटली रिलैक्सेशन करने से भी सोराइसिस नहीं जाने वाला है। बट जैसे आप सभी जानते हैं, आप सभी योग करते हैं, आपको पता है कि जिस दिन मेंटली डिस्टर्ब होते हो या कोई अंदरूनी चिंता होती है तो आपको बैकएक ज्यादा रहता है, राइट। योग से आप बैकएक ठीक कर सकते हो, बट स्टिल आपको पता है वो चीज। तो वैसे ही सोराइसिस एक ऐसा डिसीज है जहां पे आपको इंटरनली भी थोड़ा सा काम करना जरूरी होता है। अब आगे चलते हैं, उसके बाद आता है, उसके बाद आता है स्किन टैग, मोल। स्किन टैग, मोल, इसमें क्या होता है, एक सेकंड, ये फिर से बंद हो गया शायद। नहीं, पहला वाला आपको ही चल रहा है। दिखाई नहीं, स्क्रीन शेयर फिर से चला गया शायद। नहीं, स्क्रीन शेयर आपका पहले वाला ही आ रहा है अभी। अच्छा, हम्म, उसको हटा के कर लेंगे। दूसरी बात आता है, उसके बाद आता है हमारा स्किन टैग, मोल।
अब स्किन टैग क्या होता है, मोल क्या होता है, वॉट्स क्या होता है, मिलिया क्या होता है और केराटोसिस क्या होता है, ये इमेज आपके सामने है। स्किन टैग सरफेस पे होता है, सबसे पहली बात ट्रांसपेरेंट होता है, पतला सा होता है, छोटा होता है, उभरी हुई स्किन ही होती है शायद, ठीक है, उसको हम स्किन टैग कहते हैं। ये कंटेजियस नहीं है, ये एक से दूसरा नहीं बढ़ता है। उसके बाद आता है मोल। मोल होता है थोड़ा सा डीप टिश्यूज, जहां पे स्किन के थोड़े से जो डीपर टिश्यूज होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वहां से कई बार हेयर ग्रोथ भी होता है, क्योंकि वो सेकंड थर्ड लेयर ऑफ द स्किन जो होता है जहां से हेयर ग्रोथ होता है, वहां पे भी वो देखा जाता है। तो वहां से निकलता है मोल। आपको इमेज से पता चलेगा अगर आपको क्या है, इट्स अ स्किन टैग, इट्स अ मोल, इट्स अ वाट। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट आप बोलने के लिए सब में एक ही सिम्टम्स दिखेंगे कि ऐसा ऐसा होता है, तो ये है। उसके बाद आता है वार्ड। ये और डीपर होता है। वार्ड का सबसे बेटर होता है जो साइड का पोर्शन होता है, वहां पे आपको ड्राइनेस लगेगा, रफ स्किन लगेगी। और सबसे मुश्किल वाली बात होती है कंटेजिनस होता है। ये अगर आप एक बार टच करते हैं, उसको खुजलाते हैं, वो अगेन दूसरी जगह होगा, तीसरी जगह होगा, जिससे कई टाइम आफ्टर समर बच्चों में पाया गया है और गर्मी में देखा गया है। ठीक है, कि बच्चों में हो जाता है आफ्टर समर होने के बाद, खत्म होने के बाद। तो यहाँ से हेयर ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि वो उसके नीचे से होता है। हेयर ग्रोथ सिर्फ मोल तक होता है, उसके बाद नहीं होता है, क्योंकि वाट जहां तक से शुरू होता है वो स्किन का बहुत डीपेस्ट लेयर हो जाता है और ये थिक हो जाते हैं, पूरा जो पोर्शन होता है स्किन का वो भी थिक हो जाता है। उसके बाद आता है मिलिया और केराटोसिस। ये थोड़ा सा हायर सिचुएशन हो जाता है, यहाँ तक तो मतलब आपको वेट करना ही नहीं चाहिए, सीधा आपको स्किन के डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ये पूरी स्किन रेड हो जाती है, जो पूरा एरिया होता है, इट्स नॉट वन पार्ट, पूरा एरिया। अगर मेरे हाथ पे हो रहा है तो मेरा ये पूरा हाथ यहाँ पे रेड हो जाएगा, छोटी 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 सी फुंसी हो जाएगी। सेबेरोइड केरोटिस होता है, वो उससे भी आगे का स्टेज होता है, वो टोटली डैमेज हो चुका होता है स्किन, तब जाके ये पोर्शन बन जाता है। तो इसको तो आप अवॉइड ही, मतलब अपने आप तो अवॉइड ही करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा एथलेट फूड, जो सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया है। जो लोग गांव में रहते हैं, खेती का काम करते हैं, ज्यादा चलने का काम करते हैं, पैदल ज्यादा रहते हैं, खड़े ज्यादा रहते हैं, जहां पे भी पाँव से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा काम आता है। और सबसे पहली बात, जो शूज नहीं पहनते रेगुलर बेसिस पे, जो पैरों में तेल नहीं लगाते हैं, मसाज नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये रहता है कि हम फेस से शुरू करते हैं पर पैर तक नहीं पहुंच पाते हैं। फेस पे हम सारी क्रीम्स लगाते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, हाथों पे ज्यादा से ज्यादा ड्राई हो गया तो लगा दिया, बट पैर तक नॉर्मली सारे लोग पहुंचते पहुंचते भूल जाते हैं। कितने लोग यहाँ पे हैं जो रात को पैर को तेल लगा के सोते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है, हम कोई भी हो, आप या मैं, कोई भी हो, ऊपर से नीचे पहुंचते पहुंचते हम थोड़ा सा उसको इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा काम करता है। तो हम सारा जो भार होता है हमारा शरीर का वो उठाता है और वही काम करता है। और दूसरा, पैर फटना और एथलेट फुट अलग चीजें होती है। ये एक बीमारी होती है एथलेट फुट, जो एक फंगल इन्फेक्शन से होती है। जो लेडीज में नॉर्मली पैर फटने की या एड़ियां फटने की हम बात करते हैं, वो ज्यादातर ओवरवेट की वजह से ही देखा गया है। और दूसरा, अगर आप गंदे जो धूल मिट्टी वाली जगह होती है वहां पे ज्यादा नंगे पैर घूमते हो, तो आप घूमिए, सुबह घूमिए, पार्क में घूमिए, बट उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कीजिए, उसके बाद उसको नरिश भी कीजिए। वो स्किन का एक हिस्सा होता है फूड, और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है वहां पे तो हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं कि उस चीज को हम मसाज करें, मालिश करें, कुछ करें। अब
मुझे लगता है आई थिंक ये जो मेन चीज है जो हमारी कॉमन देखी गई है, इसीलिए मैंने इमेज दिखाया है, कोई वो स्लाइड शो नहीं बनाया, क्योंकि ये इमेज देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आप कितना इस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। इसके बाद एक आता है हर्पीस जोस्टर। हर्पीस जोस्टर होता है एक वायरस इन्फेक्शन, वो सिंगले वायरस से होता है, वो थोड़ा सा बड़ा माना जाता है। उसका ट्रीटमेंट मैं आपको घर बैठे करने के लिए कभी रेकमेंड नहीं करूंगी, आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। बट अगर आपको किसी ने हर्पीस जोस्टर बोला है कि आपको हर्पीस जोस्टर हुआ है, तो क्या होता है ये मैं आपको समझा रही हूँ। ये एक वायरस से होता है। दूसरा, इसमें फीवर होता है, रैशिश होता है, और सबसे बड़ी बात, हर्पीस जोस्टर हमेशा एक तरफा होता है। अगर आपको फेस पे हुआ है हर्पीस जोस्टर, तो आपके हाफ फेस से शुरू होके एक तरफ पूरा जाएगा। चेस्ट पे हुआ है, गले पे हुआ है, तो एक तरफा जाता है। ये उसका मेन निशानी होती है। जैसे सोराइसिस दिखाया, उससे थोड़ा आगे के लेवल पे होता है हर्पीस जोस्टर, बट ये एक तरफा होता है नॉर्मली। ये जो लोअर एब्डोमेन है या चेस्ट के नीचे का पार्ट है, वहां से शुरू होके पूरी बैक को कवर करता है। तो ये हर्पिस जोस्टर होता है। इसमें भी सेम, आपको फीवर आएगा, रैशिश होगा, रेड स्किन होगी, इचिंग होगा, कई बार ऐसे पानी जैसा पतला सा निकलेगा, बट ये इसका मेन होता है एक तरफा। तो इसको आप मतलब घर पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली मेडिकल एडवाइस चाहिए, अंडर गाइडेंस ही आपको मेडिसिन लेना चाहिए, क्योंकि एक वायरस से होने वाली डिसीज है। ऐसा नहीं है कि एलर्जी हुआ, कुछ खा लिया, कोई एंटी एलर्जी ले ली और ठीक हो गया, वो नहीं ठीक होगा। तो उसके लिए ज्यादा वेट मत कीजिए, ये कम से कम 2 दिन में अपना पूरा असर दिखा देगा। अगर आपको इचिंग के साथ, रैशिश के साथ फीवर आ रहा है, तो आपको किसी भी स्किन डिसीज में नहीं वेट करना चाहिए। आप उसको समझ पाओ कि वो है क्या, नहीं है, सिंपल खुजली है, दाद है, कुछ भी है। अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी खुजली के साथ फीवर आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ है, और आपको उस चीज को डॉक्टर के अंडर ही क्लियर करवाना चाहिए। सबसे लास्ट केस में आता है सेल्यूलाइटिस, जो तो बिल्कुल ही मतलब अगर मेरे पास भी कोई आता है पेशेंट, तो सीधा हॉस्पिटलाइज होता है, क्योंकि उस चीज में पूरा स्किन डिसकलर हो गया होता है, ब्लू हो गया होता है, पेल हो गया होता है। तो ये एक जब बॉडी अपने आप, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वहां से वो बिल्कुल रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, तब ये हो जाता है सेल्यूलाइटिस। और कई बार एकदम से पैर फूल जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि सुबह तक तो सही था, शाम को ऐसा हुआ कि सडनली पैर फूल गया, पूरा मोटा हो गया, रेड हो गया, उल्टी होने लगी, फीवर आने लगा, चक्कर आने लगा। तो ये होता देखने को आप बोलोगे कि चक्कर आना, फीवर आना वो अलग बात है, बट होता ये स्किन डिसीज की वजह से है। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है जहां पे सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन करके प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप घर पे भी मेडिसिन नहीं कर सकते हैं। स्किन डिसीज में एक और होता है ल्यूपस करके। वो होता है जब आपका खुद का बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के सामने रिएक्ट करना बंद कर देता है। क्योंकि स्किन की ऐसी चीज है ना कि लसिका तंत्र हमारा हो जो होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। जैसे स्किन सेंसिटिव, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो सिंपल हमारी स्किन सबसे ज्यादा सेंसिटिव पोर्शन होता है, राइट। एक जो हम 5 इंद्रियां बोलते हैं, उसमें से एक इंद्रिया स्पर्श है। स्पर्श का सबसे मुख्य अंग हमारा स्किन है। तो जो हमारे मेन 5 इंद्रियां होती है, उसमें एक इंद्रिया का जो घर है वो खुद एक स्किन है, और वो पूरी बॉडी में फैली हुई है। आप स्किन ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे करवा सकते हो, स्किन अच्छी कर सकते हो, बुरी कर सकते हो, बट वो पूरी बॉडी को एक कवर करती है। आप कहीं पे भी टच करोगे आपको पता चलता है। वो टच है, वो ज्ञानेंद्रिय है, वो स्पर्श है, वो मैं मानती हूँ कि वो स्पर्श है, बट वो जो स्पर्श होता है वो जगह क्या है। अगर हमें सुनने के लिए कान दिए गए, तो क्या जिसके ये बाहर के कान है वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। कान तो है ना, हमने इंस्ट्रूमेंट लगा के सुनते हैं। जिनके आई साइट में प्रॉब्लम है, हम स्पेक्स पहनते, देखेगा। देखना चक्षु इंद्रिय है, वो ज्ञानेंद्रिय है, वो देखने का काम चक्षु करता है। हम जो बट ऑर्गन है, उसको हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं। जैसे चश्मे पहनते हैं
हियरिंग एड्स लगाते हैं, वैसे ही ये स्किन का रिलेटेड है, तो ये स्पर्श है। सबसे अच्छी बात, बच्चा रोता है, क्या होता है, माँ फूंक मारती है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, दवाई दवाई की असर ही करेगा। कोई बीमार है, आप उसके सर पे हाथ घुमाते हो, आप उसके हाथ पे से जाके सहलाते हो, क्या फर्क पड़ता है? एक्सपीरियंस आप सबने किया हुआ है। तो ये होता है स्पर्श की ताकत, ये होती है स्किन की ताकत, जिसको हम उसको माइनर में लेते हैं, बट देखने के लिए स्किन पूरी बॉडी को कवर करती है, बट आप सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया सारा डायग्नोस्टिक पार्ट। अब आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, ये बताते हैं। सबसे पहले, अगर आपको एक्जिमा है, अर्टिकेरिया है, फूड एलर्जी की वजह से हुआ है, तो वो टेम्पररी बेस पे होता है। ये आपको फाइंड आउट करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने ये इमेजेस दिखाई थी कि कौन सा पिक्चर दिखेगा आपको और किस वजह से होता है। अगर ये फूड एलर्जी की वजह से हुआ है तो आप 48 आवर्स में वो धीरे धीरे सब्सटेंस कम होता जाएगा, या फिर आप उसके साथ कोई भी एक एंटी एलर्जिक ले सकते हैं उस टाइम पे। अगर आप समझ में आ गया है कि मेरे को ये खाने के बाद ही तुरंत ये चीज हुई है, तो आप आराम से ले सकते हैं। कोई भी एंटी एलर्जिक होती है, आप मैं एलोपैथी मेडिसिन की भी ले सकते हो आप, इट्स ओके। वो 48 आवर्स का टाइमिंग होता है, वो सिर्फ इसलिए लेना होता है क्योंकि आपकी बॉडी को सपोर्ट करे, आपका और खुजली या और चीजें बढ़ाए नहीं, बस। पर वो 48 आवर्स में वो सब्सटेंस हो जाती है। उसके बाद दाद आता है, खाद आता है, खुजली आती है। सबसे पहले दाद अगर है, आपको रिंगवर्म्स है, सबसे पहले उसका करना है आपको क्लिनजीनेस। वो पोर्शन को ड्राई रखिए। वो पोर्शन में सबसे पहले जो गीले कपड़े पहनते हैं, अर्ध सूखे, जो नॉर्मली इस मौसम में करते हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, जो गीलापन होता है कपड़ों में वो पहन लेते हैं, या विंटर में पहन लेते हैं, उससे ये और बढ़ता है, तो उसको अवॉइड करना शुरू कीजिए। पसीना अगर आता है ज्यादा, तो ड्राई पाउडर, कोई भी पाउडर बार बार छिड़काव करके या एंटीबैक्टीरियल पाउडर भी छिड़काव करके उस एरिया को ड्राई रखना शुरू कीजिए। तो अगर जिन लोगों को भी दाद की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो गले पे हो, प्राइवेट पार्ट्स में हो, बगल में हो, कहीं पर भी हो, क्योंकि नॉर्मली ये जॉइंट्स में ऐसी जगहों पे ही देखा ज्यादा जाता है, तो सबसे पहले 2 उंगलियों के बीच में, लेडीज को पैरों में 2 उंगलियों के बीच में, अगेन पानी में काम करते हो, पोंछते नहीं हो, क्योंकि पैर है नीचे तक निगलेक्ट हो जाता है वो सफाई वाला काम, तो वहां पे ये चीजें होंगी। तो सबसे पहले उस एरिया को क्लिनजीनेस कीजिए। उसके बाद उसके ऊपर आप अगर फ्री हो थोड़े से, अगर खुला रख सकते हो तो उस एरिया को थोड़ी देर खुला रखिए अपने रूम में बैठ के, क्योंकि हवा जो होती है उसको हवा चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। जितना अच्छे से ऑक्सीजन उस पोर्शन को मिलेगा, उस पार्ट को मिलेगा जहां पे ये हो रहा है, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। उसके साथ साथ आप वहां पे ये दारू हरिद्रा आती है, हरिद्रा आता है, उसका अवलेय लगा सकते हैं, उसका लेपन कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, कुमकुमादी तेल लगा सकते हैं, नीम ऑयल लगा सकते हैं। अगर ज्यादा खुजली है तो नीम ऑयल लगाइए, अगर नहीं है और सिर्फ उसको रिपेयर करने का काम करना है तो आप नॉर्मल हमारी किचन की हल्दी है उसी को आप लगा लीजिए उस टाइम पे, ठीक है। ये होता है एक्जिमा और इसका इलाज। सोराइसिस में आगे चल के हम इंटरनल मेडिसिन में भी जाते हैं, जहां पे होता है मंजिष्ठा, दारू हरिद्रा, द्रोण पुष्पिन, ये सारी इंटरनल मेडिसिन लेनी पड़ती है। बट इसके साथ अगर मैं बोलूं तो इसका सबसे ज्यादा अच्छा उपाय होता है शोधन। जैसे बॉडी में से कचरा निकालना, डिटॉक्स करना। आप बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सोराइसिस में। और साथ साथ मेंटली पीस, स्ट्रेस लेवल, जो मैंने शुरुआत में आपको उसके कारण बताया कि क्यों होता है, ये दोनों पे काम करने से रिजल्ट आपको जल्दी अच्छा मिलेगा। सिर्फ अगर आपने मंजिष्ठादि ले लिया, काढ़ा ले लिया, एलोवेरा जेल लगा लिया, कुमकुमादी तेल लगा लिया, मतलब अप्लाई, कोई भी चीज अप्लाई कर दी कि यहाँ पे मेरे को खुजली हो रही है, मैंने अप्लाई कर दिया और इंटरनल मैं तो मेडिसिन ले रही हूँ,
उससे सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है, इसके साथ साथ आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना, बॉडी में से जो ब्लड में पॉइजनिंग पोर्शन हो चुका है उस चीज को निकालना जरूरी होता है, अदरवाइज ये रिकरेंट होता रहता है। और स्पेशली विंटर्स में, ड्राई सीजन में वो ज्यादा होता है, वो बढ़ता है। तो इस चीज का इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। स्किन टैग होता है, स्किन टैग इजीली कई बार स्किन ड्राई होके वो निकल जाता है। मोल होता है, मोल को आपने शायद सुना भी होगा कि घोड़े के बाल से बांध देते हैं, राइट? कि घोड़े का बाल ऐसा नहीं होता है, वो हार्ड एक धागा होता है। घोड़े का बाल इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वो एक इतना हार्ड होता है घोड़े का बाल कि वो धागा की तरह अगर वो बांध दो तो वो ड्राई निकल जाता है स्किन। तो ये काफी लोग करते हैं। तो उसका एक होता है वाट अगर है या स्किन टैग है, माइनर है, तो आप सैलिसिलिक एसिड एक आता है, सैलिसिलिक एसिड के 2 ड्रॉप्स वहां पे उस चीज पे डाल दो, वो ड्राई होके खर के निकल जाते हैं। बट ज्यादा है तो ध्यान रखना, वो ज्यादा मतलब यूज करने वाली चीज नहीं है ये। सिर्फ अगर आपको जैसे फेस पे आ रहा है, कहीं पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लमेटिक कर रहा है वहां पे यूज करना मैं एडवाइस करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी उस चीज को। उसके बाद जो वाट होता है वो कंटेजिनियस होता है, उसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की मेडिसिन करनी पड़ती है, सिर्फ इंटरनल से नहीं चलता है। एथलेट फुट तो अलग बात हो जाती है, पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जो पैर फटते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वेट लॉस, अगर हैवी वेट है पैर फटेंगे, विंटर में ज्यादा फटेंगे क्योंकि हम वहां तक कैर में नहीं पहुंच पाते हैं, राइट? सबसे पहले ये काम अगर आपको होता ही है, अगर आपके क्रैकिंग होता ही है हर विंटर में, तो आपको अभी से, जैसे ही ये सावन महीना खत्म होता है तभी से आपको रेगुलर अच्छे से, जैसे पेडिक्योर करवाते हैं वैसे बेकिंग सोडा या पानी से या उससे साफ करो, फूट साफ करो अपने अच्छे से, उसके ऊपर रेगुलर मसाज करो, शॉक्स पहन लो। धूल मिट्टी और चिकनाहट ये साथ में मत आने दो। अगर जिनको रेगुलरली हो रहा है, खाने में घी का इंटेक बढ़ाओ, वहां पे मसाज करना शुरू करो उस पोर्शन पे। मसाज मतलब ऐसे सारी उंगलियों के बीच में भी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरी एड़ी ही फट रही है तो मैं एड़ी पे ही करूंगी, क्योंकि वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जो है वो तो खराब ही हो चुका है वो पोर्शन, उसको आपको रिपेयर करने के लिए उसकी जो साइड वाली चीजें हैं वहां पे भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? ये आप करो। एलोवेरा जेल उसके अंदर भरो। सबसे इजी तरीका वेस्लिन, वेस्लिन होता है पेट्रोलियम जेल ही होता है, उसके अंदर भर के आप शॉक्स पहन लो। बट ये आपको कंटिन्यूशन में पहले से शुरू करना है, हो जाने के बाद आप करोगे तब तक वो सीजन खत्म हो जाएगा और आप बोलोगे मेरे तो पूरे सर्दियां पैर की एड़ियां फटती रहती है। तो शुरुआत हम वेट लॉस से करेंगे, अगर हैवी वेट है तो वो फटेगा क्योंकि आपका पैर भी थक जाता है बेचारा, तो उसको भी आराम दे दीजिए कीजिए कभी कभी। पर अगर बाहर से अगर करना है तो ये सारी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। एक दूसरी चीज होती है गर्मियों में ज्यादातर खुजली आना, रेडनेस हो जाना, फेस लाल हो जाना, वो पित्तवर्धक होता है। बॉडी में जब पित्त बढ़ता है तब ये सारी चीजें, हॉट फ्लैशिश होना, बॉडी मेरी स्किन से जैसे गर्मी निकल रही है ऐसे कई लोग बोलते हैं, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये जब आपकी बॉडी में पित्त बढ़ता है तब होता है। तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप उशीरासव है, चंदनासव है, ये सब कुछ खाने में पीने के लिए, लोहासव है, ये सब यूज कर सकते हैं। लोहासव एक होता है जो आपका आयरन को बढ़ाता है और थोड़ा सा पित्त में कंट्रोल में भी काम करता है। साथ में गिलॉय हो गया, आंवला स्वरस हो गया, ये स्वरस आप ले सकते हैं। फिर उशीर करके आता है, जो जो पहले के समय में जो मटका होता था, मटके के पानी के अंदर में एक टाइप का घास डालते थे, ठीक है, खस बोलते थे उसको। आज भी कई बार जब ये ग्रहण होता है तब हम वो जो जो घास डालते हैं ना उसको खस बोलते हैं। आप अगर ऑनलाइन भी ई कॉमर्स कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, खस लिखोगे तो भी आपको वो मिल जाएगा, ड्राई खस भी मिलता है, उसकी एक अलग से स्मेल होती है। तो एक टाइप की मेडिसिन है। तो ये उशवा हो गया, खस हो गया, ये इन सारी चीजों का आपको ज्यादा यूज करना चाहिए। सौंफ हो गया, किशमिश हो गया। अगर ये पित्त की वजह से जो आपके बॉडी में अंदर पित्त बन रहा है और आपको एक गर्माहट लग रही है,
रेड स्किन हो रही है, फ्लैशिश हो रहे हैं, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। और इसमें आगे मैं जाऊं तो फेस के लिए एक्ने पिंपल्स हमारे, वो मेन रहता है। एक्ने पिंपल्स के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको टच करना बंद कर दो। अगर एज रिलेटेड है आपके, जैसे टीनेज में होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, प्री मेनोपॉज में होता है, उस चीज को छेड़ना बंद कर दो। सबसे पहले उस चीज का एक्सेप्टेंस ला दो। ये एक फेज होता है, एक टाइम होता है, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स चेंज हो रहा है तो वो होगा ही। उसका सबसे बेस्ट और आसान तरीका अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखना होता है। सबसे ज्यादा पानी पीजिए। खीरा हो गया, जो फ्रूट्स हम खाते हैं, जो गाजर हो गया, सलाद हो गया, ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्लींस करने का काम करता है। फाइबर हो गया, गेहूं का आटा हो गया, जौ का आटा हो गया, ये खाना शुरू कीजिए। कॉन्स्टिपेशन दूर कीजिए। उसके साथ साथ हम नीम, टर्मरिक, ब्राह्मी, शतावरी, ये सारी चीजें अगर बच्चों को हो रहा है तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनको ब्राह्मी, शतावरी, मिथ्य रसायन, मतलब वो पढ़ाई का टाइम भी होता है नॉर्मली। 10 टू जो 15-16 ईयर्स होते हैं वो 10th 12th के बोर्ड्स होते हैं, टेंशन होता है, प्रेशर होता है, खाना इरेग्युलर होता है, और हार्मोनल चेंजेस भी होता है। तो वहां पे ये बच्चों को देखा जाता है। तो ये वहां पे एक होता है। और दूसरा होता है प्री मेनोपॉजल लेडीज में या जेंट्स में भी, अगर 45 to 50 ईयर्स होता है तब भी एक्ने या पिंपल्स का फिर से एक दौर आता है। कहते हैं ना, रिवाइज साइकिल शुरू हो रहा है। तो ये अगेन एक रिवाइज साइकिल ही होता है, जब आप जहाँ पे बॉडी में फिर से हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होते हैं। जैसे हमारे 15-16 ईयर्स पे आते हैं, सेम 40-45 के बाद मेल और फीमेल कोई भी हो, उसमें फिर से ये चेंजेस हार्मोनल आना शुरू होते हैं। तो जैसे उस टाइम को हमने मैनेज किया होता है 15-16 सालों पे, वैसे ही हमें ये 45-50 के बाद मैनेज करना होता है। आफ्टर 50-55 के बाद फिर से वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 साल का फेज होता है जहां पे हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। तो आपको उस टाइम पे वो कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है उसके हिसाब अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करना पड़ता है। सबसे ज्यादा आयुर्वेद में चर्म रोग अगर कहीं पे भी बात होती है तो शोधन, पंचकर्म चिकित्सा, लीच, जलौ का विचरण बोलते हैं, जो लीची होती है वो जो खून चूसने वाला, वो वमन विरेचन, बस्ती, इन लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया है इंटरनल मेडिसिन के साथ साथ, क्योंकि रूट से अगर निकालना है तो अंदर से जो कचरा जमा हुआ है उसको पहले बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको शोधन चिकित्सा ज्यादा कहते हैं। आज के जमाने के हिसाब से अगर मैं बोलूं, या आप क्या कर सकते हो उसके हिसाब से बोलूं, तो आप डिटॉक्स पे ज्यादा फोकस करोगे अगर आपको स्किन डिसीज ज्यादा हो रहा है तो। ठीक है, और सबसे बेस्ट जिसको आयुर्वेद में क्वीन ऑफ द हर्ब कहा गया है वो होता है तुलसी। तुलसी इज द क्वीन ऑफ द हर्ब फॉर आयुर्वेदा, एंड दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द स्किन ऑल्सो। अगर सुबह सुबह आप 2 या 4 पत्ते तुलसी के खाने की हैबिट डालते हो, अगर आपको नहीं है तो वो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिसीज है और आप तुलसी के पत्ते खाने शुरू किए तो आपको आज खाया, 2-4 दिन खाया, महीना भर खाया तो रिजल्ट दिखेगा। बट हाँ, एक अगर नॉर्मल वे में बोलूं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप तुलसी के पत्ते खा सकते हो, जिससे आप स्किन डिसीज हो सके उतना अवॉइड कर सकते हो। आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी उससे। तो इम्यून सिस्टम से क्या होगा, जैसे अगर किसी ने काटा या कोई फूड एलर्जी हुई तो उस पर काम करेगा। सिंपल लॉजिक है, ज्यादा उसमें साइंस नहीं लगाने का है। तो वो उस पर काम करेगा, क्योंकि जो तुलसी होती है वो सबसे अच्छा इम्यून पावर हमारी बॉडी को देती है। बट ये खाने का एक तरीका होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक चबा के खाना है, चाय में डालना नहीं है तुलसी के पत्ते। ठीक है, तो ये जो चबाने वाला काम है ना, दांतों को कष्ट देने वाला काम, वहां पे जो उसका स्वरस निकलता है वो सलाइवा में मिलके ब्लड में अंदर जाता है। हम जो चाय में डालते हैं या कूट के डाल देते हैं या ऐसे ही पीस के उसका पानी पी लेते हैं, वो इतना इफेक्ट नहीं करता है। पानी सीधा स्टमक में चला जाता है। अगर हमने तुलसी का रस निकाला, पी लिया, पूरा स्टमक में गया, स्टमक के जूसेस में वो खत्म। तो जो दवाई लेने का तरीका होता है वहां पे भी थोड़ा काम करना पड़ता है, स्पेशली स्किन डिसीज की जब बात आती है तब।
अप्लाई करने की बात आती है तब भी हमें थोड़ा सा ये काम करना पड़ता है, उसी पोर्शन में अप्लाई करना है, एक फिंगर से ही अप्लाई करना है। हो सकता है तो कोई भी चीज अगर आप स्किन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिंगर का यूज मत कीजिए, राइट। और जो भी वुडन का कोई स्टिक होता है, आइसक्रीम का स्टिक, मैं नॉर्मली ऐसे बोलती हूँ कि वो इजीली मिल जाता है, आइसक्रीम का जो कप वाला स्टिक आता है उसको यूज कीजिए कोई भी क्रीम लगाने के लिए, ताकि आपको भी इन्फेक्शन ना हो, सामने वाले का भी वो स्प्रेड ना हो, और वो सीधा डिस्पोजेबल में चला जाए, और वो वुडन वाला होता है तो इट्स नॉट हार्मफुल। तो यहाँ पे ऐसा काम कर सकते हैं आप। अब आई थिंक, मुझे लगता है आप पूछिए क्वेश्चंस अगर आपके जो भी है, दैट वुड बी मोर ग्रेट। इसी के साथ एक छोटी सी चीज कि शरीर में जैसे ना लाल लाल दाने जैसे हो जाते हैं, तो वो गहरे से रेड कलर, क्या वो भी कुछ डिजीज में होता है या नॉर्मल होते हैं? कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम। कहाँ पे होता है वो ज्यादा पूरे इंपॉर्टेंट है। शरीर में, पेट में या कमर वो में? पित्त वाला है, अगर पूरे शरीर में हो रहा है और कभी कभार हो रहा है तो इसका मतलब उस समय पे आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है। वो सिर्फ एक पित्त वर्धक बोलते हैं उसको, पित्त दोष बोलते हैं। वो स्किन डिसीज नहीं है, वो आपकी स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटरनली पित्त बढ़ रहा है आपका, तब जाके वो स्किन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्किन आईना बन के आपको वो चीजें दिखा रहा है, ठीक है। वो स्किन डिसीज नहीं है आपकी पूरी। अगर स्किन में बोलूं कि अगर मेरा ये हाथ है, ठीक है, अगर ये पूरा एकदम से लाल हो गया बैठे बैठे, सिर्फ हाथ हुआ है और कहीं पे नहीं हुआ है, तो फिर ये स्किन वाला हो गया। बट अगर पूरी बॉडी में गर्माहट हो जाती है, पूरी बॉडी लाल हो जाती है, गर्मियों में जैसे बताया ना कि आप बाहर धूप में जाते हो, कई लोगों के फेस पूरा लाल हो जाता है, छोटे छोटे दाने आना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में ही पित्त ज्यादा है। वो तो स्किन तो एक ऑर्गन है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको। अगर आपके चश्मे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आईज ही कमजोर है, आपका ब्रेन के अंदर से जो नर्व सिस्टम आता है वहां से कमजोरी है। सिर्फ आईज का पोर्शन नहीं है, आईज रिफ्लेक्ट करता है कि अब दिखना मेरे को कम हो गया है, तो अब मेरे को हेल्प चाहिए, तो ये वाला पोर्शन होता है। अगर आप स्पेसिफिकली अगर उसी चीज की बात करते हैं तो वहां पे फिर उशीरासव हो गया, चंदनासव हो गया, ये जो ठंडी वाली चीजें बताई, द्राक्षामूलादि क्वाथ हो गया, ये सारी चीजें लेनी चाहिए। घर पे अगर आप हो तो सौंफ और जो काली द्राक्ष होती है, वो सौंफ और काली द्राक्ष को रात को भिगो दो, सुबह वो भी खा जाओ, उसका पानी भी पी जाओ, वो भी पित्त को शमन करने का काम करती है। सबसे पहली बात मैं बार बार यही कहूंगी, अगर किसी को भी किसी भी तरह का स्किन डिसीज है, जो उल्टा खाना खाते हैं वो खाना खाना बंद कीजिए। दूध के साथ दही, दही के साथ खीर, उड़द के साथ मूली, घी और नींबू, जो सुबह सुबह सारे शहद और नींबू और घी सुबह सुबह लोग लेते हैं, सेम मात्रा में घी और शहद कभी नहीं लेना चाहिए। उसका उसका बहुत ही ज्यादा विरुद्ध आहार आयुर्वेद में बताया गया है। तो शहद और घी हमेशा, एक अगर एक चम्मच घी लिया तो एक चम्मच शहद लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद ठंडे पानी के साथ गर्म खाना, गर्म चाइनीज खाना खाते हैं विंटर में, खाना खाते हैं उसके ऊपर ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये टोटली ऑपोजिट है। पूरे गर्मियों दिन में में चक्कर तरबूज के तेज हो साथ, जाती है। गर्मियों में तरबूज के साथ हम पुदीना डाल देते हैं, राइट, तरबूज का शरबत बनाने के लिए, वाटरमेलन शरबत, वो सबसे ऑपोजिट है। जो कॉमन है बट हम करते हैं, जैसे मैंने तुलसी का भी बताया, तुलसी हम यूज करते हैं पर चाय में डाल देते हैं, वो कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो डाइल्यूट हो जाती है, वो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा बॉडी में। उसको चबाने पे, जो चबाने पे धीरे धीरे रस निकलेगा, और जो दांतों के हिसाब से आपकी बॉडी के सलाइवा में मिक्स होके ब्लड में मिलेगा, वो इफेक्ट करेगा। सीधा आप तुलसी का रस इवन कूट के भी निकाल लेते हो, मिक्सी में पीस के भी निकाल लेते हो, जैसे ही आप स्टमक में डालोगे, पी गए, स्टमक में डालोगे, स्टमक ज्यूसेस आर मोर पावरफुल, वो सीधा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये पूरे शरीर में जो कत्ते हो जाते हैं, शरीर में जो चक्कर एक साथ हो जाते हैं, आलस से आचे पूरे शरीर में दौड़े जाते हैं, उनको वो ठीक करने एलर्जी, लिए वो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा वो एलर्जी किस चीज की वजह से हो रहा है, क्योंकि कई बार, रोज तो नहीं है ना, हमेशा नहीं रहता है, कई बार ही होता कुछ है। नहीं होते, वो कभी कभार होती है। हाँ तो सिर में भी हो जाएंगे, वो पैर में भी हो हाँ जाएंगे, तो हाथ में भी ये हो जाएंगे, उस टाइम पूरे पे, शरीर को हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको किसी चीज की एलर्जी होती है।
इवन मैं अगर ऐसा बोलूं, अभी का जो मौसम है, ठीक है, अगस्त सितंबर वाला जो मौसम है, तो वहां पे जो घरों के अंदर नमी सी हो जाती है, दीवारों के अंदर भेज आ जाता है, राइट? तो ऊपर पूरा ग्रीन शेड और वैसे फूग आ जाती है, जैसे ब्रेड के ऊपर हो जाता है, दीवारें गीली गीली होना शुरू हो जाती है कई जगहों पे, तो वहां से भी होता है। अगर चद्दर है, डस्ट उनको की ठीक एलर्जी है, करने के लिए अपने घर में क्या करना है? नहीं उस चीज को आप वो अवॉइड ही ठीक कर करने के सकते हैं। लिए अगर देखो होता जैसे है तो फिर वो तो पुराने समय में जैसे कंबल उड़ा दिया जाता था वो, और सौंठ दे दी जाती थी पिसी, तो उसको जो पसीना आता था उससे वो आध घंटे में ठीक हो जाता था। वो क्या ठीक है? परफेक्ट क्यों होता था बताइए, चलिए आप मुझे आप ही बताएंगे। देखिए सौंठ क्या काम करेगी? सौंठ भी देती है, कंबल वगैरह है मेरे ख्याल से, और बॉडी को सही करेगी। उसके अंदर खून की वजह से इन्फेक्शन हुआ है क्या, मतलब वही तो मैं जानना बराबर। चाह रहा हूँ। सौंठ होता है वो डाइजेशन का काम करता है। वो जो भी जर्म्स आपकी बॉडी में गए हैं, ठीक है, जिस वजह से गए, वो फंगल है या बैक्टीरिया है या वायरस है, ये तो अब डिफाइंड हुआ। पहले के समय में आयुर्वेद में तो फंगल इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, सबके अलग अलग नाम थे, बट हम कैसे पहचाने? तो क्या करेगा सौंठ? जो भी होगा वो उस चीज को मार देगा, डाइजेशन का क्लियर कर देगा वो आपका। मैंने इसलिए पूछा कि ये रोग मेरे को बहुत आता बचपन में, अब तो नहीं होता। तो अब पिताजी हमारे जो कंबल उड़ा देते थे और सौंठ, दूध के साथ सौंठ दे देते थे, और बिल्कुल दबा के, मतलब कहीं से उगड़े ना, उसके हाँ बाद ठीक होती, हाँ, तो फिर नहीं उसका होता। रीजन है ना, आपको इंटरनली जो दिया, दवाई दिया, मतलब सौंठ और दूध दिया, वो इंटरनली काम करेगा। एक्सटर्नली क्या किया? गर्म कंबल ओढ़ा दिया, मतलब बाहर से अब जो कोई आपको जो अगर डस्ट है, या जो मैंने कह रही हूँ ना नमी वाला पोर्शन है, दीवारों में नमी है या बाहर एटमोस्फियर में नमी है, वो आपको रोक दिया। तो आपको दोनों तरफ से, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रोटेक्शन दे दिया, तो वो एलर्जिक होता है, वो उस टाइम पे निकल गया। उसके बाद आपको एक बार लूज मोशन या एक आध वॉमिटिंग हो जाती होगी, तो वो निकल गया। हाँ, वो नहीं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई तरह से हो सकता है। खाने में कोई चीज आ सकती है, बाहर हवा से कोई चीज आ सकती है। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि क्यों, कहाँ से आता है या क्यों होता है। हाँ हाँ, मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया डॉक्टर। हम्म। वो स्किन स्पेशलिस्ट से 1 जुलाई 23 से ट्रीटमेंट शुरू किया, तो जुलाई तक अच्छा नहीं हो गया। तो आने के बाद मतलब मेरा इतना बढ़ गया है, वो पूरे दोनों पैर में चारों तरफ से वो स्किन ये चली गई है, और बहुत ही दर्द होता है अभी तो। अब नए दूसरे डॉक्टर है, उनके पास मैं जुलाई से जा रही हूँ, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। वो तो देखिए, उन्होंने अभी आपने अगर एक बार स्टेरॉइड ले चुके हैं ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने शुरुआत में ही, इसीलिए लेक्चर की शुरुआत में ही बोला था कि ये एक ऐसा डिसीज है जहाँ पे आपको पेशेंस रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो आप एलोपैथी मेडिसिन करो, चाहे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन करो। और उसके साथ अगर आयुर्वेद मेडिसिन करते हो तो डेफिनेटली खाने पीने पे ये जो अपोजिट है, थोड़ा सा दवाई कैसे लेनी है, अप्लाई कैसे करना है, ये और रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है। तो ये एक दिन में एक चीज में ठीक होने वाला नहीं है। जहां पे भी थोड़ा सा आप उस पटरी से नीचे उतरे, ये फिर से एग्रीवेट हो जाता है। डॉक्टर साहब, 2 प्रश्न मुझे पूछने हैं। डॉक्टर हाँ विजय जी आनंद बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी विजय जी। ये पूछना है कि आप क्या समुद्र के किनारे बैठी हैं? मैं समंदर किनारे ही हूँ। मैं नवी मुंबई से भी बोल रही हूँ, तो आप बोल सकते हैं मैं समंदर किनारे बैठी हूँ, बट ये वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया हुआ है अच्छा लगने के लिए हाँ, खुद को। मैं श्रीमती जी को बता रहा था कि समुद्र के किनारे नहीं बैठी है, लेकिन वो। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि मुझे 60 साल हो गए सुनते हुए कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी में पारा होता है, उससे दांत खराब हो जाते हैं। आज 60 साल बाद आप चीज सुन रहे हैं कि तुलसी को चबाना है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई बात, जरा इस पर क्लियर करें। पारा नहीं होता है, तुलसी एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है, ठीक है, और इसीलिए चबाना चाहिए। क्योंकि जो दांतों में भी, अगर मैं बोलूँ ना कि दांतों के भी जो पायरिया होता है, दांतों के गम्स के जो प्रॉब्लम होते हैं, उसमें भी हम तुलसी देते हैं। दूसरा, ये शायद मिथ होगा कि पारा होने की वजह से चबाना चाहिए। पारा का मतलब वही होता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। और
अब की जो तुलसी मिलती है वो शायद मैंने भी जो बचपन में खाई थी वो वाली तुलसी तो आज मैं भी ढूंढती हूँ कि कहाँ मिलेगी वो ओरिजिनल, वो जो स्ट्रॉन्ग वाला एक स्पार्कलिंग टेस्ट होता था तुलसी में, वो आज हमारे किसी के घरों में वो वाली तुलसी में टेस्ट नहीं होता है। तो इस बात से मैं तो नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर मलेरिया होता है आयुर्वेद में तो मलेरिया में भी हम त्रिभुवन कीर्ति रस देते, उसको भी स्पेसिफिकली त्रिभुवन कीर्ति रस को तुलसी के पत्ते में लपेट के चबा के खाने का विधान किया गया है चरक में। तो ऐसा तो नहीं है कि तुलसी के पत्तों को बेसिकली जो स्वरस है ना, जो चबाओगे आप तब जो उसका रस जाएगा ना वही गम्स के थ्रू जाना चाहिए। तो मैं तो इस बात पे नहीं अग्री करती। कैन आई कम इन डॉक्टर? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरह किया। दो चीजें, तुलसी वाली तो बात तो ये वो मैंने भी सुना है, पिछले 60 साल से बात सही है कि हमको बताया जाता है कि दांत खराब हो सकते हैं उससे, तो इसलिए वो चबाना नहीं। एनीवे दैट इज नहीं, उसका रीजन मैं बता रही हूँ ना, उसका रीजन बता रही हूँ, क्योंकि दांत अगर आपके नॉर्मल और आप तुलसी चबा रहे हो तो वो और स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाता है। यहाँ पे हम कब तुलसी की बात कर रहे हैं, जब आपको चाहिए, वो मेडिसिनल यूज चाहिए, तब की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप नॉर्मली कंडीशन में होते हो तो तुलसी का पानी, हम आपको पता है तो जो चरणामृत लेते हैं, ठीक है, वो कैसे डालते हैं, तांबे के बर्तन में पानी होता है, उसके अंदर तुलसी के 2-4 पत्ते होते हैं और वो पानी पीते हैं हम डायरेक्ट तुलसी नहीं खाते हैं उस टाइम पे। तो अगर रूटीन अगर देखा जाए तो ये होता है, बट अगर जहां पे आपको ये मेडिसिन तरीके से यूज करना है तो कैसे करना है उसका स्वरस, वो बता रही हूँ। इवन आपको दांतों में दर्द रहता है, दांत में पायरिया है, गम्स में प्रॉब्लम रहती है, तो भी आपको चबाना चाहिए तुलसी। वो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल का काम करेगा वहां पे। जी डॉक्टर, पॉइंट टेकन। और सेकंड थिंग आपने बोला था मिक्सिंग ऑफ, यू टॉकिंग अबाउट द हनी एंड नींबू। और जो मैं यूज करता हूं मैं बता दूं, हनी, नींबू एंड हल्दी। और वन रीजन जो मैं सोचता हूँ कि ठीक है कि डिटॉक्स के लिए या ब्लड को ठीक करने के लिए हल्दी इन एनी केस एंटीबायोटिक, इज इट ओके और नॉट? आप हल्दी के साथ और क्या यूज करते हैं? हल्दी, हनी एंड नींबू गर्म पानी के साथ। इसलिए कोई पर्टिकुलर रीजन है? नो रीजन। तो इसको आप थोड़ा अलग करके यूज कीजिए। हल्दी वाला पानी ले सकते हैं, नींबू और हल्दी साथ में मिक्स मत कीजिए, वो थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है। अगर मतलब नहीं, कोई अगर दवाई की तरह ले रहा है तो अलग बात हो जाती है, मतलब कहीं कहीं पे हम देते हैं ऐसे, बट रूटीन में नहीं लेना चाहिए। नींबू और हल्दी साथ में नहीं लेना चाहिए। हल्दी दूध के साथ नॉर्मली ली जाती है और नींबू पानी के साथ। तो अगर थोड़ा डाइवर्ट करना है तो आप हल्दी वाला दूध लीजिए, सुबह का पानी लीजिए, सिर्फ नींबू डालिए और पानी डालिए और कुछ मत डालिए उसके अंदर, और रात को हल्दी वाला दूध ले लीजिए। नींबू और हनी। नींबू और हनी, हनी पे अगर भरोसा है तो लीजिए, वरना अवॉइड ही कीजिए। क्या जरूरत है कोई भी शुगर डालने की? क्योंकि हनी के नाम पे, हनी के नाम पे हनी हनी ज्यादा हो जाता है, फिर वो तो बहुत ज्यादा मतलब मिलावट वाला भी होता है, ये भी होता है, फिर उसको चेक करो, फिर ये करो, और शुगर ही होता है। तो अगर नहीं लेना है तो मत लीजिए ना। हनी बेसिकली वृक्ष का काम करता है, वृक्षण का काम करता है, जो मैंने शोधन बताया वो काम करता है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा मना कर रही हूँ आप सभी को हनी, क्योंकि यहाँ पे सारे ही थोड़े से सीनियर सिटीजन्स है, तो वैसे ही वात बढ़ता है, रुक्ष बढ़ती है, ठीक है, ड्राई बढ़ता है इस एज में। हनी किसको लेना चाहिए? जो यंगस्टर वाले बच्चे हैं उनको जरूरत है हनी लेने की, शुगर की जगह पे उनको हनी पे ट्रांसफर करने की जरूरत है। वो जो हमारी वेसल्स होती है ना, उसको खुरदुरा करके ऐसे खुजलाने का काम करता है, घिसने का काम करता है, झाड़ू मारने का काम करता है, मैं बोलूंगी। तो आपकी बॉडी ऑलरेडी ड्राई होनी शुरू हो चुकी है इस एज में, तो उसको और ड्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो उसको क्लींस करने की क्या जरूरत है? ठीक है।
आपने बोला हनी यंगस्टर को लेना चाहिए, इसीलिए मैं लेता हूँ। नेक्स्ट आप बता रहे थे कि क्या क्या चीजें एक साथ मिक्स नहीं करनी चाहिए, उसको अगर बता देंगे कि हाँ ये चीजें उसके साथ नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कंप्लीट लिस्ट तो हमारे पास होता नहीं है। दैट कैन बी रिपीटेड। दूध के साथ सॉल्ट हो गया, मूली के पत्ते हो गए, दही हो गया। आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ये। फिर भी चलिए थोड़ा सा जो याद आता है वो बता देती हूँ। मैडम ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर एक विरुद्ध आहार पर हम एक अलग से लेक्चर चाहेंगे, यदि आप कभी। हाँ, क्योंकि ये है ना, मतलब आयुर्वेद में अगर बोलूँ तो देश के, काल के, प्रकृति के बहुत से अलग से हिसाब से अलग विरुद्ध आहार हो जाता है। बट फिर भी जो हम कॉमन करते हैं वो बता देती हूँ, कि जैसे चाइनीज फूड, सिरके के साथ राइस सबसे बुरा। हम फास्ट फूड में बोलते हैं कि सिरका के फास्ट साथ फूड खराब है, बट चाइनीज जहाँ पे हम फ्राइड राइस खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, सिरका और राइस नहीं लेना चाहिए। तरबूज के साथ पुदीना नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ दही नहीं लेना चाहिए। घी और शहद है वो समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कांसे के बर्तन में घी नहीं लेना चाहिए। खिचड़ी, दूध और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। बाहर से अच्छे से ड्रिंक करके आए, घर आके मैंने तो खिचड़ी खाई, नहीं करना चाहिए, मत खाओ। ठीक है। फाइन फाइन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू हाँ जी। मैडम। समय भी हो रहा है। एक शैली नूतन मित्तल का क्वेश्चन है, आप करिए, फिर उसके बाद हम क्लास को समापन की ओर ले जाते हैं। जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते शैली। जी जी मैम, एक्चुअली मेरी ना बेटी है, अभी 15 साल की है। उसको कुछ टाइम से ना लिप्स के आसपास एलर्जी हो जाती है बहुत ज्यादा। अचानक से साइड पे क्रैक्स आते हैं और वो ब्लीड भी करने लगते हैं धीरे धीरे, और वो फैल जाती है, फिर उसके बाद ब्लैक निशान रह जाते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाती हूँ बीच बीच में, तो फिर वो मेडिसिन देते हैं और कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाती है, तो थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन वो वापस से आ जाती है। अभी इस टाइम पर भी उसको वापस वही बहुत ज्यादा फैली हुई है, और अब की बार तो वो आईलिड्स के ऊपर और नाक के आसपास भी फैल गई थी। तो अभी फिलहाल करंटली मैं उसको मेडिसिन की जगह अशोकारिष्ट दे रही हूँ। वो मुझे किसी ने बोला था कि शायद इसको पेट की प्रॉब्लम है, तो वो दो, उससे आंख की आसपास की क्लियर हो गई है, लेकिन लिप्स के आसपास वाली में कोई आराम नहीं आता उसको आराम होगा से। मतलब होगा। उसके लिए मुझे डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसके लिए तो आप अप्लाई कीजिए। उसके लिए आप जो क्रीम उन्होंने पहले दिया था वो अप्लाई कीजिए, ऊपर ओरली लगाने का काम कीजिए। बाकी अशोका रेस्ट से ही हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक चंद्र प्रभावती नंबर 2 की गोली आती है, ठीक है, वो आप उसको सुबह शाम जी 2-2 गोली दे सकते हैं। ये डेफिनेटली हार्मोन्स की वजह से ही हो रहा है। और ये जब पीरियड्स आने वाले होंगे या पीरियड्स खत्म हो जाते होंगे तब ज्यादा रहता होगा। उसके बाद फिर से 15 दिन चला जाएगा, फिर से 15 दिन आ जाएगा। तो ये इंटरनली ज्यादा है, एक्सटर्नली नहीं है। तो अशोकारिस्ट अपना काम करेगा, उसको टाइम दीजिए। उसके साथ चंद्र प्रभावती नंबर 2 की गोली आती है, वो सुबह शाम 2-2 गोली देना शुरू कीजिए उसको। चंद्र प्रभावती, तो ये कितने टाइम के लिए देना है मैम? ये कम से कम 3 मंथ्स के लिए दीजिए, अभी 3 मंथ्स के लीजिए। उसके बाद फिर मेरे को एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये इंटरनली जी काम जी, करना पड़ेगा इसको। क्योंकि उसको ना लिप्स की मतलब सबसे ज्यादा तो वही हो रही है प्रॉब्लम, वो उसको पीरियड्स, बोलने में भी वो उसको दिक्कत जब होने भी लगती है, मुंह आप ठीक नोटिस होता है करना, उसका। आप नोटिस करना, जब भी पीरियड्स आने वाले होंगे ना उससे पहले होगा। जैसे ही पीरियड्स आ जाएंगे उसके बाद वो चला जाएगा। ओके, क्योंकि उस टाइम पे उसको पेन भी बहुत ज्यादा रहता है, मतलब बहुत एक्सट्रीम पेन होता है उसको। वो रहेगा। ये आप शुरू कीजिए, उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, एक जो बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, ये स्किन डिजीज में हर्पीस जो है वो काफी पेनफुल होती है। तो उसमें कुछ लोग, जैसे चर्चा में आता है, एक तो ये है कि ठीक से डायग्नोज हो गई उसके बाद भी उसको ठीक होने में काफी समय लगता है और पेनफुल कम रहती है से कम 6 महीना, कम से कम 6 महीना। जी जी। तो उस दौरान एक तो ये है कि क्वेश्चन कि उस दौरान उसको आयुर्वेदिक क्या चीजें लेनी चाहिए जिससे कि उसको पेन कम हो। दूसरा, कई बार वो स्कॉर्पियो या बिच्छू कहते हैं कि उसको लगाना चाहिए, लगवाना चाहिए, जो कि काफी मतलब लोग डरते भी हैं उससे। तो क्या वो ठीक है ऐसा, अगर कोई सजेस्ट करता है तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये स्कॉर्पियो नहीं लगवाना है। उसकी अच्छे बजाय आप जो प्रॉपर आयुर्वेद में लीच से, जलौका विचरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वहां पे होता है, वो खून चूसने वाला होता है। हर्पीस जोस्टर होता है क्या है, वो आपकी बॉडी से आपको शोधन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो वायरस से होता है।
तो जो जर्म्स अंदर वायरस चला गया है ना, वो वायरस जब तक पूरी तरह रिमूव नहीं होता, जैसे कोरोना कैसा था, कोरोना एक वायरस था, कैसा टाइम लगा, आज भी हम उस चीज से सफर कर रहे हैं, आज भी हम ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, एलर्जिक, ये सारी चीजों से सफर कर रहे हैं ना, बिकॉज वायरस था, हमने वैक्सीनेट भी कर लिया, फिर भी वायरस था। तो हर्पिस जॉस्टर होता है वो वायरस की वजह से होता है, इसीलिए ये लंबा खींचता है। और जो आप ये स्कॉर्पियो लगाने की जो बात कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से अगर इतना एक्सट्रीम है और किसी को जाना है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि बहुत सारे ऐसी लोग हैं जो जलोका से खून चूसने वाला, जो एक प्रॉपर एक विधि होती है आयुर्वेद में, जलोका विचरण बोलते हैं, वो करवाओ, स्कॉर्पियो के हिसाब से मत जाओ। दूसरा, मेडिसिन अगर लेनी है, आप मंजिष्ठादि क्वाथ ले सकते हैं, बृहत मंजिष्ठादि क्वाथ ले सकते हैं, पतंजलि की कायाकल्प वटी आती है वो ले सकते हैं उसके साथ साथ। बट ये ऐसा डिसीज नहीं है कि जो आप खुद अपने आप को ट्रीट कर सको। कोई भी आयुर्वेदिक या कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट, उसके अंडर में ही आपको ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो लंबी चलती है, चेंज होती है, आपको कौन से मौसम में हुआ है हर्पीस जॉस्टर, उस हिसाब से भी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको, जैसे इनको मैंने अभी बताया कि आप 3 मंथ्स के लिए मेडिसिन ले लो, हर्पीस जॉस्टर में ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मेडिसिन अभी बोल दिया कि आप मंजिष्ठादि वटी है या बृहत मंजिष्ठादि वटी है, त्रिभुवन कीर्ति है, आप 3 मंथ्स ले लोगे तो आपको ठीक हो जाएगा, नहीं, उसको चेंज करना पड़ेगा आगे चल के। वो पूरा एक कोर्स होता है और वो कितना इफेक्ट करता है वो देखना पड़ता है, तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही मेडिसिन देना पड़ता है। मैं एक प्रश्न बता रहा था, अपन तुलसा जो है कांवे के पात्र में रात में 8-10 पे तुलसा के डाल देते हैं, हरी तुलसा जो होती है उसके, पानी का रंग ये होता है, हरा रंग हो जाता है, पानी का मैं सेवन करता हूँ, वो अच्छी बात है, पानी तो रहना चाहिए, इसमें नुकसान चरणामृत तो जो नहीं है। बनाते थे वही है, अच्छी बात है वो। जी जी, धन्यवाद सभी को, और विशेष रूप से डॉक्टर दीपाली जी को। दीपन जी, एक बार धन्यवाद, अब आप औपचारिक धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। काफी दिनों से हमारा ये पेंडिंग था, बीच में हमने बहुत पहले से सोचा था, लेकिन हो गया है। और इसके बाद आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक विरुद्ध आहार पर हम लोगों को एक बहुत जरूरी है वो भी, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बहुत सारी चीजों का पता नहीं भी होता है, तो उस पर भी हम आगे लेक्चर रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और क्लास के समापन से पहले हम एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन को सीधा करें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, एक गहरा लंबा सांस भरें और दीर्घ ओम का उच्चारण। ओम। ओम देव शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें, अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें उस प्रभु का, घर्षण करें, उससे निकले हुए ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी बहुत मच। धन्यवाद दीपाली जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी वंडरफुल। जानकारी थी। और आप तो किसी भी विषय पर, ये तो स्किन तो थोड़ा सा हटकर था, तो इसलिए आपकी तो जो एक्सपर्टीज